व्हाट इज योर थॉट ऑन पहलगाम? देखो, जो भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है, निंदनीय अपराध है और इसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। बेसिकली ये खाली भारत के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर ये अटैक नहीं है, ये हमारी इंटीग्रिटी को भंग करने के लिए, हमारी एकता को भंग करने के लिए भी ये चीज़ उन्होंने की है। नहीं, बट वहाँ पे रिलीजन को टारगेट किया गया, जैसे उन्होंने बोला कि वो रिलीजन के पे तुम हिंदू हो या मुस्लिम। नेहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है, हमें ऐसा लगता है, बट ये इससे पहले भी हो चुका है। अगर आप 84 के जेनोसाइड को याद करोगे, इट वॉज नॉट अ राइट्स। बेसिकली देखो, आप तो शायद तब होगे नहीं, पुरानी बात है। आई वॉज जस्ट 9 years old, 9 साल का था मैं, बट अभी भी काफ़ी यादें ताज़ा हैं। देखो, रॉइट्स होते हैं जब कोई गुट, कोई दो कम्युनिटी, कोई दो ग्रुप्स आपस में फाइट करें और दोनों के पास फाइट के प्रॉपर रीजंस हो, दोनों के पास फाइट के प्रॉपर साधन हो। बट उस जेनोसाइड में ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें काफ़ी जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो सिख लोगों से ले लिए गए थे, चाहे वो पुलिस में थे, चाहे वो किसी और उसमें थे, चाहे लाइसेंसी उनके पास पिस्टल्स थी, वो उनसे ले ली गई थी। तो इट वाज प्योर जेनोसाइड। और इस बार तो दहशतगर्दों ने रिलीजन पूछा है, बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तब तो रिलीजन पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सिख्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड ही नहीं कर सकते, वो तो एक सामने नजर आ रहा है ना कि कोई सरदार बंदा जा रहा है। दे कांट हाइड देयर आइडेंटिटी। उनकी फॉर्मेशन ही इसलिए हुई थी कि आइडेंटिटी को हाइड ना किया जा सके, और वही हुआ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अभी कश्मीर जाना सेफ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब हम कश्मीर ही नहीं जाएंगे? देखें, अगर हम ऐसी बात करें, बेसिकली धारा 370 जो हटाई गई, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, मोदी साहब, उनका एक विजन था कि कश्मीर जो काफ़ी टाइम से मिलिटेंसी के अंदर, उग्रवाद में, आतंकवाद में फंसा हुआ है, उसको उससे निकाला जाए। हम उसको रिवाइव करना चाह रहे थे। हम कश्मीर में टूरिज्म को लाना चाह रहे थे, फैक्ट्रीज लाना चाह रहे थे। बट इस एक्ट के बाद अगर हम टूरिज्म वहाँ नहीं जाएगा, तो वो सारी चीज़ जो उनका विज़न है, वो विज़न एक तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। बट चूक हुई है, चूक हुई है वहाँ। तो मैंने खुद देखा है, कुछ मुस्लिम फैमिलीज हैं जिनके घरों को नुकसान भी पहुंचे हैं, कुछ मुस्लिम हैं जो रो भी रहे हैं कि गलत हुआ है। देखो, घरों को नुकसान पहुंचा है उनके रोजगार के कारण, कि अब जो उनका रोजगार कुछ ट्रैक पे आ रहा था, वो उनसे छिन जाएगा। और दूसरी बात यह, वहां पे एक मुस्लिम युवक भी था जिसने जान दी है लोगों को बचाते हुए। उसने कोशिश की, जो कोई आतंकवादी था उसकी बंदूक खींचने की, और उस कश्मकश में उसको गोली मार दी उन्होंने। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम्स गलत हैं। देखो, दहशतगर्द जो होता है, हैवान जो होता है, उसका मेन पर्पस है हैवानियत। उसने तो, एक हैवान ने हैवानियत कर ली। यही हुआ था 84 में। 84 में भी जो हुआ था, वो लोग भी हैवान थे। एक इंसान ऐसे किसी के गले में टायर डाल के उसको नहीं जला सकता। आज भी जो मासूमों को गोलियां मारी गई हैं, ये एक इंसान का काम नहीं है, ये हैवान का काम है। और हैवानियत का मेन मकसद है हैवानियत, तो वो करेगा, और उसने की। बट हमें इस चीज़ को समझनी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूरे देश के जो मुसलमान हैं, वो उनमें कोई कमी है या वो खराब है। बहुत बहुत देशभक्त मुसलमान हैं, अगर आप नाम गिनाएंगे तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम अगर बात करें पाकिस्तान की एज अ कंट्री, वहाँ के भी लोग गंदे नहीं हैं, वहाँ के भी सब लोग गंदे नहीं हैं, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को परेशान करना।
यहाँ पे उन्होंने हर समय दहशतगर्दी फैलानी है, टाइम टू टाइम इंडियंस को टारगेट करना है, तो वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। हमें उनसे लड़ना है, हमने मुसलमानों से नहीं लड़ना है। मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, जैसे हम यहाँ के सिटीजन हैं ऐसे वो भी यहाँ के सिटीजन हैं। Please don't mind, but गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मतलब हिंदुइज्म को बचाने के लिए मतलब एक्चुअल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। बट गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लड़ाई की थी अपने देश को, सनातन को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दिया, उन्होंने अपने पिताजी का बलिदान दिया। वो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, दैट वाज अ फाइट अगेंस्ट बुराई। उन्होंने बुराई के अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ी थी। अगर उस समय कोई यहूदी राजा होता, कोई क्रिश्चियन राजा होता, इवन कोई हमारे हिंदुस्तान का ही राजा होता और वो बुराई कर रहा होता और वो हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना चाहता, हम लोगों को कन्वर्ट करना चाहता, तो गुरुजी तब भी ये स्टेप उठाते। तो दैट वाज नॉट अ फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स, दैट वाज अ फाइट अगेंस्ट बुराई, इविल। हमको ये चीज को समझना चाहिए। और मुसलमानों की तो आप इवन गौर करेंगे, बड़े बड़ी अच्छी कविताएं, बड़े बड़े अच्छे भजन लिखे हुए हैं उन्होंने। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब की बात करोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी कई मुस्लिम सेंट्स की बानी दर्ज है। दे आर नॉट बैड, बट जो दहशतगर्द है उनका जो टारगेट है या वो जो लाइफ में करना चाह रहे हैं वो बुराई गलत है। हाँ, मतलब लाइक हर रिलीजन का एक गोल होता है, दैट इज अमन, पीस, शांति। कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप लड़ो, आप किसी को जबरदस्ती ओवर पावर करके प्रेशर दे के उनको मारो, उनको कन्वर्ट करो। हर रिलीजन का एक काम है अपने रिलीजन की अच्छी चीजें लोगों को बताना। अगर कोई बंदा उससे इंस्पायर होता है और वो उस रिलीजन में आना चाहता है तो इट्स नॉट बैड। आप कई लोग हैं जो मुसलमान हिंदू बने हैं, हिंदू मुसलमान बने हैं, कितने लोग सिख्स बने हैं। और जो सिख धर्म है ये तो स्टार्ट ही कुछ साल पहले हुआ है और कोई अलग से कोई लोग थोड़ी ना आए थे, हम लोगों में से तो लोग उठे थे कि जो लोग उसमें सिख बने, सरदार बने। हाँ, पहले होता था ना हर घर का एक बच्चा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस और ये बड़ी कॉमन थी बिफोर पार्टीशन। तो फिर हम लोग 84 पे बात करते हैं, जैसे कि तो 84 का एक शुरुआत क्या मतलब वो कुछ लोग उसको पार्टीशन से शायद कनेक्ट करते हैं कुछ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वी आर जस्ट टॉकिंग, आई वॉज अ किड एंड यू वॉज नॉट देयर, आप इस दुनिया में ही नहीं थे उस समय। तो बेटा इट इज वेरी इजी टू टॉक अबाउट दैट 84 जेनोसाइड, बट जिन लोगों पे बीती थी ना, आज भी अगर वो लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बट उस समय जो भी हुआ, मारने वाले का कोई धर्म नहीं था। ऑल्दो इट ऑल स्टार्टेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने स्टार्ट किया था, आई डोंट वांट टू नेम, स्टार्टेड बाय देम बट डन बाय इविल पर्सन्स। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए ये सब किया। अब आप एक बात बताएं कि गांधी जी को नथुराम गोडसे ने मारा, ठीक है, उनका क्या रिलीजन था? वो मुसलमान थे? नहीं। वो सिख थे? नहीं। वो हिंदू थे। तो क्या उस समय जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते थे, जिस जैसे हमारे में 4 तरह के हम सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी बटी हुई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो जिस भी सेक्शन से थे तो बाकी सेक्शन उनको मारना शुरू कर देते? नहीं। दैट वॉज डन बाय नथुराम गोडसे, वो उनका अपना थॉट था, उन्होंने किया। सेम जो 84 के जेनोसाइड था उसमें जिन्होंने भी इंदिरा गांधी को मारा, जो उसकी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, दैट वॉज देयर थॉट। यू कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट अ ब्लैंकेट ऑर्डर कि एक सरदार ने अगर किसी को मार दिया आप सारे सरदारों को मार दोगे। दिस इज नॉट फेयर।
और ये भी जो हुआ ना, इसका एक अलग प्रोस्पेक्ट है अच्छा जो आज तक डिस्कस नहीं किया गया है, अच्छा आप जो लोगों को पता नहीं है. इट वॉज ऑल स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. ओके बेसिकली क्या था कि जब पार्टीशन हुआ तो वर्ल्ड में उस समय की और आज तक की सबसे बड़ी ये माइग्रेशन थी, जो यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ आए थे. आज तक इतने लोगों ने इकट्ठे कहीं माइग्रेट नहीं किया. और वहाँ से आने वाले मैक्सिमम जो लोग थे देवर पंजाबी, जो पंजाब से या उसके आसपास की और जितने भी स्टेट्स थे वहाँ से आए थे. देवर वेरी वेल ऑफ देयर. वो लोग अमीर थे, वो लोग मेहनत करने वाले थे. दे आर वॉरियर्स. व्हेन दे केम टू दिल्ली, क्योंकि जिस समय ये 84 वाला जेनोसाइड हुआ तब मैक्सिमम जो डैमेज हुआ दैट वाज इन दिल्ली, क्योंकि सेंटर था. सही उस समय की सरकार, उस समय की वो पॉलिटिकल पार्टी का बेस यहाँ पे था. तो मैक्सिमम डैमेज अराउंड 3000 पीपल इन्होंने एक तरह से आपको स्लॉटर ही कर दिया, काट ही दिया, उनको गलों में टायर डाल के जला दिया. तो इसकी जो शुरुआत थी दैट वाज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. ओके जिस समय पार्टीशन के बाद, ये आपको कोई बताएगा ही नहीं, इस पे आजकल डिस्कशन ही नहीं हुई आज तक. आप एक्सप्लेन करोगे. जिस समय हम लोग वहां से आए, हमारे फोर फादर्स, मेरे दादा दादी और उनके बुजुर्ग सब लोग आए, दे वर वेरी वेल ऑफ देयर. ओके और मेहनत कश भी थे, किसान थे, अच्छे बिजनेसमैन थे. व्हेन दे केम टू दिल्ली, तो दिल्ली में उस समय जो राज था, मुस्लिम लोग तो यहाँ से काफी लोग चले गए थे, और जो नहीं भी गए थे वो कुछ एरियाज के अंदर सिमट के रह गए थे, जैसे जामा मस्जिद में, सदर बाजार में, या इस तरह की और जगहों के ऊपर. दिल्ली का जो स्ट्रक्चर था, दिल्ली के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, मैक्सिमम दे आर फ्रॉम बनिया कम्युनिटीज, बिकॉज दे आर द वन जिन्होंने आज भी इंडिया में पूरे बिजनेस को होल्ड कर रखा है. दे हैव नॉलेज, दे हैव टैक्टिक्स, दे हैव दैट थिंग के उस चीज को कैसे बिजनेस को हमने होल्ड करना. तो इकोनॉमी को, सारे पैसे को उन्होंने होल्ड कर रखा था. और जो दबदबा था वो था दिल्ली देहात का. आज भी दिल्ली के अंदर अराउंड 60-70 गांव हैं विच आर पार्ट ऑफ दिल्ली. और यह दबदबा था इसमें, जैसे हम हरिजन कहते हैं, या उस समय की कुछ ऐसी जातियां थी जिनको हमने बांट रखा था, हम उनको हरिजन कहते थे, या उस समय शूद्र कहते थे, या एससी बोलते थे. उन लोगों का होल्ड था दिल्ली में. तो जिस समय पंजाबी सब दिल्ली में आए, उन्होंने बिजनेस की टैक्टिक उनको आती थी, तरीके आते थे. वो चीज हर्ट कर रही थी जो दिल्ली में उस समय लोगों ने बिजनेस कैप्चर कर रखा था, जिस कम्युनिटी ने, बनिया कम्युनिटी ने, उनको वो चीज हार्म कर रही थी. और दूसरा, वो लोहा ले लेते थे, टक्कर ले लेते थे दिल्ली देहात से, या जो और लोग थे जिनका उस समय यहाँ पे होल्ड था, उनसे भी वो टक्कर ले लेते थे. तो 84 में, ऑल दो इट वॉज स्टार्टेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, बट वो एक उठती हुई चीज को दबाने की साजिश थी. तो पहले क्या होता था कि पंजाबीज के अंदर जो घर का बड़ा बेटा होता है उसको सरदार बना देते. और हमेशा आप गौर करना, जब भी किसी को मारना हो इमीडिएट, तो सीधी गोली उसके सिर में लगती है या उसके दिल में मारी जाती है, ताकि इमीडिएट उसकी डेथ हो जाए. ठीक है. उन्होंने सरदारों को टारगेट करके बेसिकली जो पंजाबीज उभर रहे थे ना, उन्होंने उनको दबा दिया. ये वर्चस्व की लड़ाई थी, ये खाली एक धर्म की लड़ाई नहीं थी. दूसरा, आपने पंजाब का बोला, देखो पंजाब का जो मुद्दा था, कुछ तो वहां पे लोगों ने गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, कुछ उस समय के प्रशासन से भी ऐसी गलतियां हुई, ऐसे निर्दोषों को मारा गया जिनके कारण और जवान बच्चे इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो गए.
ठीक है, पर इसी मुहिम को कैरी करते हुए एक आवाज निकल आई इसमें से, खालिस्तान। यस, विच इज नॉट पॉसिबल। खालिस्तान बनना इन माय ओपिनियन पॉसिबल ही नहीं है। बट ये भी जो एक खुराफात थी या जो एक बीज बोया गया था, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे जवाहरलाल नेहरू, ये उनके द्वारा बोया गया था। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, हिंदू लोगों को हिंदुस्तान मिल गया, मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल गया, बट वी वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, हम अलग थे ही नहीं। बट उस समय एक ग्रुप ने मांग की पंजाबी सूबे की, जिसको दबाया नहीं गया, जिसको समझाया नहीं गया, और उससे एक वादा कर लिया गया कि अभी ये होने दो, आने वाले टाइम में हम आपको भी आपका एक सेपरेट सूबा दे देंगे, विच वॉज द मेन जड़। बाद में कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों ने इसको खालिस्तान का नाम दे दिया, बट खालिस्तान इट इज नॉट पॉसिबल। जब हिंदुस्तान ही मेरा है, मैं खालिस्तान लेके क्या करूंगा? आज आपको ये बात करने से लोग डरते हैं, वो इशू ना बन जाए। आज हम जब अरदास करते हैं तो अरदास के लास्ट टाइम से थोड़ा सा पहले हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं। मैं शायद पंजाबी में बोलूँगा तो हिंदी में सुनने वालों को समझ नहीं आएगा। उसमें हम ये बोलते हैं कि जो भी ननकाना साहब और गुरुद्वारे गुरदामा जिन्ना तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ सेवा संभालता था, दान बख्शो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इट मीन्स कि ननकाना साहब जो बेसिकली एक तरह से सिक्खी का बर्थ प्लेस है, गुरु नानक देव जी वहीं से है, उनका बर्थ प्लेस है। तो वो ननकाना साहब और गुरुद्वारे गुरदामा जो रह गए हैं पाकिस्तान में, हम उनकी सेवा के लिए बोल रहे हैं कि हमें वो अपने प्रभु से, वाहिगुरु से, कि हमें वो दान बख्शो। तो अगर खालिस्तान बन गया तो क्या बोलेंगे? पटना साहब भी, हजूर साहब भी, सीसगंज साहब भी, बंगला साहब भी, इन सबके सेवा संभालता को और दर्शन करने का दान बख्शो। सब जगह हम वीजा लेके जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक एजेंडा है जो कुछ ग्रुप, जिसमें से कुछ लोग गवर्नमेंट के, उस समय की गवर्नमेंट के एक्ट से परेशान होके इस चीज को उन्होंने उछाला, या कुछ एनआरआईज जो इंडिया में नहीं है, वो कनाडा में है, वो अमेरिका में है, वो इंग्लैंड में है, वहां से बैठ के ऐसी ये बातें कर रहे हैं जिसका अनरेस्ट हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसका जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। में ऐसा हुआ है कि एक ऐसे पीएम आए हैं जो गुरुद्वारे जाते हैं तो पगड़ी डाल के जाते हैं। योगी जी उनके वहाँ एज अ सीएम हाउस के अंदर योगी जी ने
कीर्तन कराया है, अखंड पाठ कराया है। आज से पहले शायद यूपी के किसी सीएम ने ये काम नहीं किया। उनको इस बात की इंपॉर्टेंस पता है कि हमारी सोसाइटी में सिख्स की क्या जगह है, क्या इमेज है, क्या स्थान है, और वो बड़े ही अदब से, बड़ी शान से सिख धर्म को नवाजते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए। बुराई का कोई चेहरा नहीं है, बुराई का कोई चेहरा नहीं है। मैं बचपन में एक सुना करता था, एक गजल कह लो, ये गाना कह लो, पाकिस्तानी गाना था, उस समय ब्लैक एंड वाइट में था। किसने ये गाया था मुझे ध्यान नहीं है, बट उसमें उसके वर्ड्स थे कि इंशाह जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या। उसमें अगला वर्ड जो एक बड़ा अच्छा उन्होंने बोला था, वो सारी बात था कि वहशी को वहशत से है सकू और जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो वैशी ने तो वहशत ही करनी है, उसका कोई धर्म नहीं। तो बेसिकली धर्म से लोगों को सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी खुरापात से बाज नहीं आता है, और जब तक उनको एक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा, उनको ये समझाया नहीं जाएगा कि भारत की अस्मिता के साथ ना खेलो, भारत के शांति के साथ मत खेलो, वो समझ नहीं पाए। ऐसा आपका रिलीजन पे लास्ट कोई मैसेज? देखो, सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी। गोल इज टू अचीव गॉड, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह। उसको कैसे पाना है? अब रास्ता आपके पास है। आप बाइबल पढ़ के पालो, आप गीता पढ़ के पालो, आप कुरान पढ़ के पालो, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के पालो। ये तो इट्स अप टू यू। और भी कई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सबके अपने अपने रास्ते। बट गोल इज टू अचीव पीस। वाहिगुरु की शरण, या अल्लाह की शरण, या भगवान की शरण, या यीशु मसीह की शरण, या गौतम बुद्ध की शरण। जाना तो उस शरण में है ना हमने। दैट इज ऑल। दिस इज द शांति। यस।